देखो, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए देखो समझा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक कॉइल चाहिए। कॉइल कैसा? क्लोज्ड कॉइल। कॉइल मेटालिक वायर का, ठीक है, कॉइल होता है और एक मैग्नेट चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब समझो कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, ठीक है, बिटवीन ए क्लोज्ड कॉइल एंड ए बार मैग्नेट, ठीक, तो क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट, देखो, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द क्लोज्ड कॉइल। जब क्लोज्ड कॉइल हो, ठीक है, बंद कुंडली हो, कॉइल हो, और एक बार मैग्नेट हो, छड़ चुंबक हो, तो दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, तो जो क्लोज्ड कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया क्लोज्ड कॉइल, ये हो गया सपोज करो बार मैग्नेट। अब देखो, जैसे क्लोज्ड कॉइल फिक्स हो गया, इसमें कोई सोर्स नहीं है। क्लोज्ड कॉइल जो है ना, इसमें कोई सोर्स नहीं है। अब क्लोज्ड कॉइल इस तरह से बनाया जाता है। क्लोज्ड कॉइल एक सिंपल हम एग्जांपल बता रहे हैं, देखो इस तरह से, और तब इसको जो है ना, इसको ज्वाइन करा दिया गया, दोनों एंड्स को हो गया। अब इसमें कोई सोर्स नहीं, एक गैल्वेनोमीटर हम केवल इसमें, है ना, प्लेस कर देते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ये शो करता है कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है। अब देखो बार मैग्नेट है, जब बार मैग्नेट को मूव कराते हैं क्लोज्ड कॉइल की ओर, ठीक है, और चाहे हम इससे दूर ले जाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उसमें चेंजिंग होता है, ठीक है। जैसे हम नियर, अगर यहां पर देखो मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट को जब हम इसके नजदीक लाएंगे, जब इसके नियर बाई लाएंगे, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा वो इंक्रीज करेगा। और जब मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा वो डिक्रीज करेगा। तो दोनों, ठीक है, केसेस में जो है इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो यहां पर लिखे हैं, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स phi b is equal to vector b dot vector a is equal to vector b dot vector s। वेक्टर b मैग्नेटिक इंडक्शन है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड है। वेक्टर a एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, वेक्टर a एरिया वेक्टर है। अब यहां पर वेक्टर s पे लिखे हैं, यह भी एरिया वेक्टर है। अब ये जो है डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा ba cos थीटा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया b इनटू a, फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका डायमेंशंस, तो डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस होगा i इनटू एरिया का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर देखो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू QVB, तो यहां पर B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स बाय QV होगा कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस निकालेंगे, फोर्स अपॉन हो गया चार्ज इनटू यहां पर वेलोसिटी हो गया, ठीक है, फोर्स अपॉन चार्ज, और नीचे ही, है ना, चार्ज में मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी से। तो ये हो गया, यहां पर लिखते हैं फोर्स बाय चार्ज, और इनटू है चार्ज में मल्टीप्लाई किए हैं वेलोसिटी से, और यहां पर इनटू है न्यूमरेटर के साथ एरिया है, ठीक है। तो क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायमेंशंस यहां पर फाइंड आउट हो गया है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है, डब्ल्यू लिखा हुआ है। 1 वेबर इज इक्वल टू हो गया 1 हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है। नेक्स्ट देखो लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज्ड कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। कॉइल में
जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जो करंट इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से शो होता है कि वह, ठीक है, उस कॉज का अपोज करता है जो इस इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करता है, जो उत्पन्न करता है उसी का विरोध करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंज लॉ। और लेंज लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है उसको 100% जो है फॉलो करता है। लेंज लॉ 100% फॉलो करता है एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं। देखो यहां पर क्लोज्ड कॉइल है, पैरामैग्नेट है, नॉर्थ पोल को हम इसके नियर बाई ला रहे हैं, नॉर्थ पोल को हम मूव करा रहे हैं। जब मैग्नेट को मूव कराएंगे तो नॉर्थ जो पोल होगा इसके नियर बाई होगा, कॉइल के नियर बाई होगा। तो देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इसका सिंपल यहां पर फॉर्म में बताया है, कॉइल एक सिंपल ले लिए, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा यानी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम बार मैग्नेट को नियर बाई नजदीक ला रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। तो देखो जब नॉर्थ पोल को हम ला रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे इंक्रीज कर रहा है, जो लिंक हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स वो इंक्रीज कर रहा है। तो लेंज लॉ कहता है कि विरोध करो, अपोज करो। इसका मतलब है इसके इस फेस पर, मैग्नेट साइड से जो कॉइल का फेस है वहां पर नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट होगा, जो इसका अपोज करेगा। नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट होगा तो अपोज करेगा। तो देखो डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट होगा तो एन लिख दिए, एन का जो टॉप और लोअर जो पार्ट है उसको ऐसे हम टर्न कर दिए, देखो ऐसे टर्न कर दिए एन लेकर। तो अब हो गया, अब इसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं, डायरेक्शन भी पता हो जाएगा। एन लिखने के बाद टर्न करोगे इसके, है ना, टॉप और जो लोअर पार्ट है उसको, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, जब नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाएंगे तो इस केस में क्या होगा, दूर ले जाएंगे तो इससे जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो डिक्रीज करेगा। तो लेंज लॉ कहता है कि जहां फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है वहां क्या करो, इंक्रीज कर दो। अपोज का मतलब डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करो, और जहां इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करो। तो इंक्रीज यहां पर फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दूर जा रहा है। तो ये जो होगा इसका जो यह जो फेस होगा मैग्नेट साइड से, यह फेस हो जाएगा साउथ पोलैरिटी हो जाएगा। तो साउथ पोलैरिटी होगा तो इसको क्या करेगा, ये तो डिक्रीज कर रहा है तो ये अट्रैक्ट करेगा, इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। देखो एस लिख दिए और इसको अपर लोअर पार्ट को थोड़ा सा टर्न कर दिए तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहां पर जो हो गया एन है तो यहां पर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां पर एन लिखे हुए हैं इस तरह से, तो यहां हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज और यहां देखो क्लॉकवाइज हो गया। फिर से समझो, यहां नॉर्थ पोल को ला रहे हैं नजदीक में, तो ये जो फेस होगा मैग्नेट साइड से नॉर्थ पोलैरिटी होगा। एन लिख दिए, इसको टर्न कर दिया ऐसे, लोअर पार्ट को भी टर्न कर दिए। तो देखो स्पष्ट हो गया, ये हो गया ऐसे करंट का डायरेक्शन हो गया, यानी ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और जब दूर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साउथ पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी तो हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों आप समझ गए। तो इसके बाद अब देखो साउथ पोल को ला रहे हैं, साउथ पोल को ला रहे हैं तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो फेस होगा, ठीक है, उसको डिक्रीज कराना है, ठीक है। तो साउथ पोलैरिटी हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए, इसके अपर लोअर पार्ट को थोड़ा सा, है ना, टर्न कर दिए। यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए, बढ़ा दिए हैं, इसको नीचे की ओर बढ़ा दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए हैं। अब हो गया ऐसे, इसका मतलब है ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया। फिर साउथ पोल को दूर ले जाओगे, जब दूर ले जाओगे तो फिर फ्लक्स चेंज होगा, दैट इज फ्लक्स डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो उसको क्या करना है, इंक्रीज कराना है। तो यहां नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगा जो अट्रैक्ट करेगा, इंक्रीज करा देगा। तो यहां पर हो गया एन लिख दिए, इसका अपर पार्ट को यहां पर थोड़ा प्रोड्यूस कर दिए, लोअर पार्ट को ऐसे प्रोड्यूस कर दिए। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो गया। क्लियर। देखो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर बतला रहे हैं और भी एग्जांपल से। देखो यहां पर एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है और करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। करंट इंक्रीज कर रहा है 1 2 जो है लूप है यहां पर बना हुआ 1 2। अब दोनों में करंट का डायरेक्शन शो करना है। तो देखो करंट इंक्रीज कर रहा है तो बायोट सावर्ट लॉ जो है कहता है, जैसे देखो
ये सपोज करो ऐसे है, ये कंडक्टिंग वायर है और इसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अब जैसे अपर लूप में देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन देखो ऐसे अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। बेंडिंग फिंगर्स का देखो अपवर्ड शो कर रहा है, अपवर्ड शो कर रहा है, अपवर्ड। अब लेंज लॉ कहता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे अपवर्ड में बढ़ रहा है, क्योंकि करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा जो प्रोड्यूस होगा, तो हमको क्या कराना होगा, उसको डिक्रीज कराना होगा। तो इसका मतलब है ऐसे ऐसे डिक्रीज कराएंगे, उधर से आ रहा है तो ऐसे डिक्रीज कराएंगे, अप्रोच करेंगे। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन हो गया, देखो ऐसे करंट का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें देखो लोअर वाला पार्ट में ऐसे देखो ऐसे, तो देखो यहाँ पर जो हो रहा है अंदर की ओर जा रहा है, इस पार्ट में, इसमें इस लूप में अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इनवर्ड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इनवर्ड बढ़ रहा है तो उसको घटाना है, आउटवर्ड कर देना है। तो ऐसे ऐसे देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो थंब जो होगा है ना ऐसे उसका अपोज करेगा, तो आउटवर्ड हो गया कि नहीं। देखो ये फील्ड और फ्लक्स सेम डायरेक्शन में हो गया, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसमें हो गया क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। जब घट रहा है तो इसके कारण करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा तो वो घटेगा, इधर भी घटेगा इधर भी घटेगा। तो बढ़ाना होगा, लेंज लॉ कहता है कि बढ़ा, ऐसा डायरेक्शन करंट का होना चाहिए कि फ्लक्स को बढ़ाना होगा, यानी अपोज करना होगा। तो देखो इसमें करंट का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे देखो, ये इनवर्ड हो रहा है, ऐसे करंट है तो इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड, ठीक है। तो इनवर्ड घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि करंट डिक्रीज कर रहा है तो हमको इंक्रीज कराना होगा। घट रहा है, देख रहे हो ऐसे घट रहा है, तो इसको इंक्रीज कराना होगा। तो इंक्रीज कराने के लिए क्या करना होगा, घट रहा है तो उसको सपोर्ट करना होगा, उसको क्या करना होगा, सपोर्ट करना। डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट करना होगा। तो हम ऐसे करंट का डायरेक्शन लेंगे तो तभी ना सपोर्ट करेगा, उसको मदद करेगा, हेल्प करेगा कि बढ़ जाएगा फ्लक्स, तो ऐसे हो जाएगा। इसमें हो गया आपका क्लॉकवाइज। इसमें देखो फिर देखो, अब देखो ऐसे करंट ऐसे, तो यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ हो गया अपवर्ड, अपवर्ड फ्लक्स हो गया। तो अपवर्ड घट रहा है, अपवर्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है, अपवर्ड घट रहा है, तो हम उसी डायरेक्शन में अपवर्ड में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। घट रहा है तो उसको इंक्रीज करा देंगे, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है, ये करंट कैरिंग वायर है, देखो इसमें करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड, ठीक है, क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो एक लूप है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ठीक है, मूव कर रहा है इस करंट कैरिंग वायर की ओर। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो अब इसमें ऐसे देखो, ये आउटवर्ड हो गया, इसमें आउटवर्ड हो गया, ऐसे आउटवर्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो देखो ऐसे डालेंगे, जब आउटवर्ड हो रहा है तो ऐसे डालेंगे, विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तब ना अपोज करेगा, क्योंकि इसके कारण फ्लक्स ऐसे हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन, तो अपोज करेगा, तो हो गया इसमें क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लोज्ड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला है, देखो E is equal to minus d phi by dt, d phi by dt, d phi by dt, d phi क्या हुआ और dt क्या हुआ, dt स्मॉल टाइम हुआ, d phi चेंज इन स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो ये हो गया आपका ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा। देखो मोशनल ईएमएफ, मोशनल नेम है मोशनल ईएमएफ, यानी मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि देखो यहाँ पर ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है टू द प्लेन ऑफ पेपर और टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ड है, थोड़ा सा इनवर्ड है। अब इसका लेंथ जो है कंडक्टिंग वायर का कितना a है, तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो अब देखो, अब याद रखो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराओगे तो ये दोनों जो इसका एंड्स है इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ। तो कहोगे कि पॉजिटिव
जो पोटेंशियल होगा दैट इज हायर पोटेंशियल कहां पर होगा, तो हायर पोटेंशियल का पहचान बता रहा है। देखो जैसे स्पष्ट है, राइट हैंड थंब रूल। अब यहां पर देखो मोशन, तो मोशन के डायरेक्शन में कौन हो जाएगा, ये सेंट्रल फिंगर हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो देखो यहां पर हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया टू द प्लेन ऑफ पेपर और बोर्ड, और ये हो गया मोशन के डायरेक्शन। तो देखो फोर्स, ये थंब जो है एम की ओर इंडिकेट कर रहा है, एम की ओर, सॉरी एम की ओर इंड एम है, पॉइंट एम की ओर इंडिकेट कर रहा है, एम की ओर। तो ये जो पोर्शन हो गया ये पॉजिटिवली चार्ज वाला पोर्शन हो गया, और ये निगेटिवली चार्ज वाला पोर्शन हो गया। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज का मतलब हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। क्लियर। तो करंट अगर हम इससे अगर वायर को देखो यहां जोड़े हुए हैं, अब इससे एक हम रेजिस्टर को जोड़ दिए, तो करंट हायर पोटेंशियल से इस रेजिस्टर के थ्रू लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, फ्लो हो रहा है कि नहीं। देखो तो ये हो गया ईएमएफ जो क्रिएट हुआ इंड्स के बीच, ठीक है, इस वायर के इंड्स के बीच जो ईएमएफ क्रिएट हुआ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसे वो कहेंगे मोशनल ईएमएफ। तो उसका फार्मूला है BLV, V हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी और L हो गया इसका लेंथ, B हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, एकदम क्लियर है। यहां देख लो, M पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज का सेंटर, तो ये हो गया लोअर पोटेंशियल हो गया। करंट का हम फार्मूला यहां पर लिखे हैं, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय आर, ओम्स लॉ आता है। तो ईएमएफ यहां निकाल लिया BLV, अब I हो गया कैपिटल R। अब देखो मोशन ऑफ ए लूप, मोशन ऑफ ए लूप देखो यहां, तो मोशन ऑफ ए लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ ए लूप है, ठीक है। इस और देखो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस दिया हुआ है ये क्या है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनवर्ड है। अब देखो ऐसे यहां पर दिया हुआ इस तरह से लूप है, तो लूप है, इसको भी वेलोसिटी से जब मूव कराएंगे तो सपोज करो ये जो कंडक्टिंग वायर है उसका पोजीशन यह होगा, ठीक है। तो उसका पोजीशन यह हुआ, तो देखो ऐसे करंट फ्लो होगा, तो ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इस पार्ट पर अब ये बन गया करंट कैरिंग लूप, तो इस पार्ट पर जो होगा, इस पार्ट पर जो फोर्स होगा, देखो कैसे डिटरमिन किया है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया, और ये जो है करंट का डायरेक्शन हो गया। तो क्लियर हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया, तो थंब इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड, क्या हो गया, फोर्स हो गया F2 हो गया कि नहीं। फिर लोअर पार्ट पर आपको करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, तो देखो करंट का डायरेक्शन जब इधर करोगे यहां पर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करोगे तो फिर हो जाएगा डाउनवर्ड हो गया कि नहीं फोर्स। और उसी तरह से इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया है ना इनवर्ड, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट साइड हो गया फोर्स का डायरेक्शन कि नहीं, उसी प्रकार से हो गया यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है। तो टोटल जो फोर्स होगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स कहिए, टोटल फोर्स का मतलब इस पर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा दैट विल बी होगा 0, क्योंकि इसका वैल्यू के बराबर होगा, साइन क्या होगा, डायरेक्शंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे, इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होगा, डायरेक्शंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो टोटल फोर्स हो गया 0। अगर हम चाहते हैं कि हम इस लूप को बाहर ले जाएं, तो ये दोनों तो बैलेंस्ड होगा, लेकिन इसके इक्वल हमको फोर्स लगाना होगा, अप्लाई करना होगा। तो फोर्स अप्लाई करना होगा टू पुल द लूप, बाहर निकालना है तो F बराबर F1 के बराबर होगा, जो लेफ्ट में लग रहा है उतना ही हमको राइट में लगाना होगा। तो फोर्स हो गया ILB, किसी भी करंट कैरिंग वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा उसका फार्मूला हो गया ILB, और I का वैल्यू हम निकाले हैं यहां से, डाल दिए यहां, और LB है, इसको सोल्व करेंगे तो हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन हो गया R। क्लियर। अब पावर डिलीवर्ड, इसमें पावर जो डिलीवर्ड हुआ, जो यूज्ड हुआ, वो जो पावर होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो P इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। ऐसे पावर जो मैकेनिकल पावर होता है वो होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, और उसको सोल्व करेंगे तो फिर मिलेगा हमको फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो पावर यूज्ड हुआ, डिलीवर हुआ, F इनटू V, और यहां पर F का वैल्यू डाल दिए तो ये वो पावर डिलीवर हो गया। ये जो पावर डिलीवर हो गया थर्मल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो एग्जांपल्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नंबर 1, a rod is rotated in uniform magnetic field। जब हम किसी रड को, सपोज करो ये रड है, इसको अगर रोटेट कराते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा, देखो ए रड का जो दोनों एंड्स है, ठीक है, दोनों एंड्स के अक्रॉस, ठीक है,
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब इसको याद कर लो, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और देखो ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रॉड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो ईएमएफ के बाद करंट जो इंड्यूस होगा तो E दैट इज ईएमएफ बाय आर। जैसे ओम्स लॉ है, कहता है ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इनटू R, देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा V के प्लेस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय R, तो यहां पर हमको हाफ BL स्क्वायर ओमेगा बाय R मिलेगा, ठीक है। अब देखो हीट डिसिपेशन इस केस में जो रोटेट होगा, ठीक है, तो हीट डिसिपेशन होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो यहां पर H इज इक्वल टू E स्क्वायर इनटू T बाय R। जैसे देखो H बाय T मींस क्या हुआ, एनर्जी अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर, एनर्जी बाय टाइम इज इक्वल टू पावर, ठीक। तो एनर्जी दैट इज हीट एनर्जी बाय टाइम इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R। V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय R। R क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो R रेजिस्टेंस हो गया, तो H इज इक्वल टू क्या हुआ, हीट इज इक्वल टू T, यहां चला जाएगा, तो E स्क्वायर इनटू T अपॉन हो गया R। अब E का वैल्यू यहां से डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो ए मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल r इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यह मेटालिक डिस्क है, इसको रोटेट कराया जाता है परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, ये डिस्क का परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है। तो इस केस में जो रिम है, रिम मतलब इसका जो एज है किनारा, ये जो एक्सिस परपेंडिकुलर है उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसका वैल्यू हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा होगा। आर देखो आर क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, ठीक है। यहां पर आर क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, तो हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। यहां देखो रड को रोटेट किए तो यहां एल स्क्वायर है, यहां रेडियस हो जाएगा डिस्क के लिए, ठीक है। अब देखो थर्ड में a semi circular wire of radius r is rotated in uniform magnetic field। सेमी सर्कुलर वायर है, अब इसका रेडियस r है, इसको रोटेट करेंगे, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस साइन है, क्रॉस साइन का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे बोर्ड है तो इनवर्ड हो गया, अगर ये पेपर होता तो इनवर्ड होता, ठीक है, तो इनवर्ड। अब देखो इसको रोटेट कराएंगे तो जो फ्लक्स होगा वह इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो फील्ड में एरिया, फ्लक्स का मतलब फील्ड में एरिया इंक्रीज करना चाहिए। तो देखो जब इसको रोटेट, अभी आउट ऑफ है फील्ड है, अब इसको रोटेट कराएंगे तो फील्ड में एरिया जो होगा इंक्रीज करेगा, इट मींस फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो फिर ईएमएफ जो होगा इसके दोनों एंड्स के बीच हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा होगा, ठीक है, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। अब नेक्स्ट देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसके पहले समझो सेल्फ इंडक्शन क्या है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, इसको हिंदी में स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। अब सपोज करो सेल्फ इंडक्शन, देखो ये जो है कंडक्टिंग वायर है और ये सपोज करो ये जो है कॉइल है, ठीक है। अब इसमें एक गैल्वेनोमीटर यहां पर लगा हुआ है, कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, करंट का कोई सोर्स नहीं। अगर हम क्या करते हैं सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब है, उसको समझने के लिए पहले इसको समझो। इसमें कोई सोर्स नहीं है, तो अगर हम मैग्नेट को मूव कराते हैं इस क्लोज्ड कॉइल की ओर, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक। इसको आप समझ गए। अब क्या करो, मैग्नेट को हटा दिया, अब इसमें अगर हम सोर्स को प्लेस कर दे, सेल और बैटरी को प्लेस करें इसमें, अब करंट को जैसे हम जीरो से चेंज करेंगे, जीरो से इंक्रीज करेंगे करंट को, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ओरिजिनल करंट है उसके अलावा अपोजिट डायरेक्शन में इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ गए। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, इसमें सोर्स है, ठीक है, और करंट जीरो से इंक्रीज करेगा तो जो ओरिजिनल करंट है सेल वाला उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो इसमें एक्सप्रेशन जो आएगा, देखो फाई
फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू L इनटू I होगा। दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया I, तो L कांस्टेंट हो गया। इस L को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस भी इसको कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसका डायमेंशंस हम लिख दिए हैं यहाँ, ठीक है, और इसका एसआई यूनिट हेनरी होता है, इसका एसआई यूनिट L का हेनरी याद रखिएगा। अब है देखो फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कॉइल में, ठीक है, क्लोज्ड कॉइल में, तो वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर फाई का वैल्यू डाल देंगे एल आई, तो देखो एल यहाँ हो गया कांस्टेंट, डी आई बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया, यहाँ एल हो गया सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब एक एग्जांपल देखो, गिवन यहां पर देखो di by dt मैंने दिया di by dt इज इक्वल टू 4 एंपियर, ठीक है, एंपियर पर सेकंड है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड ऐसे स्प्रिंग शेप में होता है सोलिनॉइड, तो लॉन्ग सोलिनॉइड है, तो उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है दिया है 20 मिली वोल्ट, तो कहता है सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करो। तो di by dt देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया करंट, तो 4 एंपियर, ठीक है, पर सेकंड दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ जो ईएमएफ है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ 20 मिली वोल्ट है, तो हो जाएगा 20 into 10 to the power -3 वोल्ट। अब यहां पर मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस साइन नहीं लिखेंगे, तो L di by dt हो गया, तो L इज इक्वल टू हो गया मैग्नीट्यूड हो गया ऑफ ईएमएफ और डिवाइडेड बाय di by dt हो गया, वैल्यू यहां डाल देंगे तो 5 into 10 to the power -3 हेनरी फाइंड आउट हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस इन ए लॉन्ग सोलिनॉइड, एक लंबा सोलिनॉइड है, ठीक है, स्प्रिंग शेप में, आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, ठीक है। तो लंबा सोलिनॉइड है, अब उसमें अगर हम करंट पास कराते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होगा A इज इक्वल टू म्यू नॉट हो गया, म्यू आर हो गया, n स्क्वायर एल ए। अब यहां समझो म्यू नॉट क्या हो गया, ये फ्री स्पेस जहां कोई मीडियम नहीं है, तो फ्री स्पेस का मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गया, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी है, सोलिनॉइड का जो कोर है, ठीक है, जो कोर है उसका हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी हो गया, अगर एयर होगा इनसाइड में, ठीक है, तो एयर के लिए हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब एयर होगा तो उसके लिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो n स्क्वायर एल ए, n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और l तो उसका लेंथ है, और ये जो है ये जो फेस है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब देखो n के प्लेस पर हम लिखे हैं कैपिटल N अपॉन L लिखेंगे, तो n स्क्वायर बाई L स्क्वायर, एक L कैंसिल हो जाएगा, n का मतलब हुआ कैपिटल N का मतलब हुआ टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड जो स्प्रिंग शेप में होता है, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलिनॉइड, इन ए सोलिनॉइड, जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है उसका वैल्यू हाफ L I स्क्वायर होगा, फिर L का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हाफ B स्क्वायर A into L अपॉन हो जाएगा म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी का मतलब जो एनर्जी सोलिनॉइड में जो स्प्रिंग शेप में होता है उसमें जो स्टोर होगा, ठीक है, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको फाइंड आउट हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ हो गया इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट हो गया। ये म्यू नॉट जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, बी जो है सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, तो इसके पहले समझो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के पहले म्यूचुअल इंडक्शन जैसे टू कॉइल्स, एक कॉइल में जो है जैसे देखो एक कॉइल में जो है इसमें सोर्स नहीं, ठीक है, सोर्स ऑफ करंट नहीं, और दूसरा जो कॉइल है उसमें सोर्स ऑफ करंट है, तो अगर नेबर कॉइल्स कहिए, नेबर कॉइल्स, दोनों कॉइल्स जो है एक दूसरे के नेबर है, तो अगर हम जिसमें सोर्स है, ठीक है, तो एक जो फर्स्ट कॉइल है इसको हम प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं,
और जो सेकेंड क्वाइल है उसको हम सेकेंडरी क्वाइल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखो सेकेंडरी क्वाइल में सोर्स है और उसमें करंट चेंज होता है, ठीक है, 0 टू ऑनवर्ड, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो उस क्वाइल से लिंक होगा। चूंकि एक प्राइमरी क्वाइल उसका नेबर है, इसलिए वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस क्वाइल से भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब करंट चूंकि चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो प्राइमरी क्वाइल है इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। एक में चेंज हुआ करंट में, दूसरे में करंट इंड्यूस हो गया, इसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। अगर प्राइमरी में सोर्स है, इसमें करंट 0 से ऑनवर्ड चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो होगा वो चेंज होगा। क्योंकि नेबर जो क्वाइल है सेकेंडरी, उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें सोर्स है तो इसमें करंट चेंज हो रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण सेकेंडरी क्वाइल जिसमें सोर्स नहीं है उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन क्या है, देखो फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो फिर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एम इनटू आई। अब एम जो है, एम को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, दोनों सेम है। अब इसका जो डायमेंशन होगा एम का, फिर ऐसा यूनिट जो होगा वह सेम होगा एल के जैसा, डायमेंशन जो होगा एल के जैसा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के जैसा। ऐसा यूनिट एल का जो है हेनरी होता है, इसका भी ऐसा यूनिट हेनरी ही होगा। ठीक है, अब देखो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, फ्रॉम फैराडेज लॉ, तो माइनस डी फाई बाई डी टी, आई इज इक्वल टू एम इंटू आई, एम कांस्टेंट हो गया, डी आई बाई डी टी, ये क्या हो गया, डी आई बाई डी टी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ड्यू टू चेंज इन करंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब तक करंट में चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कहां से होगा। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स है, स्प्रिंग शेप में सोलेनॉइड होता है, स्प्रिंग शेप में। तो देखो टू है, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। एक प्राइमरी है स्मॉल, उसका देख रहे हैं स्मॉल एरिया है, एक प्राइम क्रॉस सेक्शनल एरिया प्राइमरी हो गया, ये जो है ये हो गया डॉट वाला सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अब देखो तो अगर हम सोलेनॉइड में करंट सेंड करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा म्यू नॉट एन पी एन एस ए बाई एल। एल क्या है, लेंथ हो गया। ये क्या है, इनर जो सोलेनॉइड है, इनर इनसाइड वाला, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। एन पी प्राइमरी का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, एन एस सेकेंडरी का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। ठीक है, म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी है वैक्यूम का और फ्री स्पेस का। नेक्स्ट देखो कॉम्बिनेशन। अब जो इंडक्टर्स होते हैं जिसको आप सिंपली कॉइल कहते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड शेप में, उसका कॉम्बिनेशन है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है। तो यहाँ पर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा, टू केसेस है, करंट फ्लोज इन द सेम सेंस। अगर करंट सेम सेंस में फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा, नेट होगा, टोटल होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। M क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, वो M हो गया। फिर देखो करंट फ्लोज इन द अपोजिट सेंस। अगर अपोजिट सेंस दैट इज अपोजिट डायरेक्शंस में करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो उस केस में L1 प्लस L2, टोटल जो सेल्फ इंडक्टेंस है L1 प्लस L2 माइनस 2M होगा। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप L1 प्लस L2 लेंगे। ठीक है, दोनों केस में L1 प्लस L2 लेंगे। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है तो आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल
इंडक्टेंस है वो हो गया L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस एम। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 का ही यूज करेंगे प्रॉब्लम सोल्व करने में। कब? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कॉइल, दैट इज आप इंडक्टर्स कहिए तब। नेक्स्ट देखो ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब एलआर सर्किट क्या है? देखो ये है इंडक्टर, इंडक्टर दैट इज सिंपली हम कॉइल बता रहे हैं, ऐसे कॉइल है, कॉइल स्प्रिंग सेट में। देखो ये हो गया आर, ये रेजिस्टर है, ये हो गया सेल हो गया, और ये हो गया है ना की हो गया, स्विच हो गया। ठीक है, तो स्विच ऑन होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0, करंट इज इक्वल टू 0 होगा। अब करंट का जो है यहाँ पर ग्रोथ होगा, इंक्रीज करे, ग्रोथ का मतलब वो इंक्रीज करेगा जब स्विच ऑन होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू I नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर t अपॉन होगा टॉ। तो ये जो टॉ है L अपॉन R, इंडक्टेंस बाय R, ये टाइम के डायमेंशंस के इक्वल होगा, इसके डायमेंशंस के इक्वल होगा। तो टाइम के डायमेंशंस के इक्वल होगा, टॉ इज इक्वल टू L बाय R, टाइम कांस्टेंट इसीलिए उसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रोथ, यहाँ पर देखो ये टाइम हो गया, ये करंट हो गया, तो ये इसका जो ग्राफ है इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो जब t जो होगा टाइम टॉ के इक्वल हो जाएगा, उस पीरियड में जो होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो 0.63 I नॉट है ना, करंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। क्लियर हो गया? तो ये करंट के ग्रोथ को इंडिकेट करता है। अब डीके करंट देखो, एलआर सर्किट में डीके करंट, डीके का मतलब करंट रिड्यूस होगा। करंट क्या होगा? रिड्यूस होगा, करंट रिड्यूस होगा। ठीक है, इस केस में एक बात और समझ लो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे जो है टाइम इंक्रीज करेगा तो करंट जो होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसमें देखो डीके करंट, डीके का मतलब डिक्रीज होना, रिड्यूस होना टाइम के साथ। यहाँ पर देखो I इज इक्वल टू I नॉट e टू दी पावर t अपॉन टॉ है, कि टॉ जो है टाइम कांस्टेंट है, दैट इज L बाय R, ये इक्वल है I नॉट जो है यहाँ मैक्सिमम करंट होगा, यहाँ भी I नॉट जो है मैक्सिमम करंट है, I नॉट जो होगा मैक्सिमम करंट होगा, और जो I होगा इंस्टेंटेनियस करंट होगा, पर्टिकुलर टाइम का करंट होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये डीके को, ये जो ग्राफ है करंट के डीके को शो कर रहा है। देखो टाइम के साथ डीके हो रहा है, मैक्सिमम करंट I नॉट है, टाइम के साथ डीके हो रहा है। जब t इज इक्वल टू टॉ होगा, यहाँ पर करंट रिड्यूस होकर हो जाएगा 0.37 I नॉट के इक्वल होगा करंट, I नॉट नहीं होगा, I नॉट तो मैक्सिमम करंट है। जब t टॉ इक्वल हो जाएगा तो करंट रिड्यूस होकर 0.37 I नॉट के इक्वल होगा, इसमें डीके हो रहा है। ठीक है, अब देखो ईडी करंट्स, तो ईडी करंट्स क्या होता है? ईडी करंट्स का मतलब है इस तरह से सर्कुलर करंट, देखो सर्कुलर करंट, ऐसे सर्कुलर करंट। ईडी करंट्स का मतलब है कि जब किसी मेटल प्लेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, में क्या करते हैं? मूव कराते हैं। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें हम प्लेस कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जो है करंट इंड्यूस नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दो तरह से चेंज होता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिए, उसके स्ट्रेंथ को चेंज कीजिए, ठीक है, और दूसरा है कि अगर फील्ड कांस्टेंट हो गया तो मूव कराइए, प्लेट को मूव कराइए तो फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि एरिया चेंज होगा। ठीक है, तो उसमें जो प्लेट है उसमें सर्कुलर करंट्स जो है प्रोड्यूस होंगे, सर्कुलर करंट, समझ गए? और उन्हीं सर्कुलर करंट्स को हम कहेंगे ईडी करंट्स। और ईडी करंट्स का यूज होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज होता है, जिसमें मेटल को हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, और उस हीट एनर्जी का यूज होता है मेटल को मेल्ट कराने में। ठीक है, बात समझिए? इसका सेवरल यूज है, सेवरल यूजेज है ईडी करंट्स। अब देखो नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये क्या कहता है? जनरेटर में। अब जनरेटर में देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर का ये एक्सिस हो गया। अब इसको रोटेट कराया जाएगा तो क्या होगा? इसमें करंट इंड्यूस होगा, कॉइल में क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा, कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। तो इसको राइट हैंड से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखो
ए हो गया थंब हो गया, ए सेंट्रल फिंगर, ए फोर फिंगर हो गया। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे इसको प्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, देखिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये थंब जो हो गया मोशन को इंडिकेट करता है, जो आर्मेचर कॉइल होता है उसके मोशन को इंडिकेट करता है, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, नॉर्थ से साउथ। तो ये जो सेंट्रल फिंगर है, इंड्यूस्ड करंट आर्मेचर कॉइल में जो करंट इंड्यूस होता है उसके डायरेक्शन को शो करता है। तो राइट हैंड जो रूल है, राइट हैंड थंब जो रूल है, उसका हम यूज जनरेटर में जो इंड्यूस्ड करंट है उसको शो करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।